हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूं। हमारा ये कंप्लीट जीएस जीए का कोर्स चल रहा है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, वन डे आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। क्वेश्चंस मैंने रेलवे के पैटर्न से उठाए हैं जो कि इस साल के एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पिछले ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एएलपी, जेई। लेकिन हर क्वेश्चन को हमने इतने तरीकों से एनालाइज किया है कि आप इससे पहले आप पिछले लेक्चर जाके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं। जिन बच्चों का आगे एफकैट का एग्जाम आने वाला है या आगे एसएससी के एग्जाम्स होंगे, DSSS भी होंगे, तो उन सबके लिए फायदेमंद होगा आपका ये कोर्स। एक तरह का रिवीजन कोर्स कह लीजिए, क्रैश कोर्स कह लीजिए, सब्जेक्ट वाइज ये आपका चल रहा है। इसकी फ्री पीडीएफ जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसकी आपको नीचे मिल जाएगी। लेकिन ये इस कोर्स को आपको यूज किस तरीके से करना है, आपको पेन और कॉपी अपनी साथ लेके बैठनी है और प्रॉपर जिस तरीके से मैं जो एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स बता रहा हूं वो सारे लिखते चले जाने हैं। कुछ भी जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो सारा रिपीटेड मोड पे है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं फालतू की इंफॉर्मेशन से आपका टाइम वेस्ट करूंगा। आप खुद लेक्चर लेके देखो और आपको अगर पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको आप दबाओगे तभी आपको नई नोटिफिकेशन का पता लगेगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज 7th लेक्चर है, अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। मात्र इसके बाद एक क्लास आएगी और आपका पॉलिटी पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। और मेरा टारगेट है कि आपको, अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हो तो इस सेशन को हम इस पूरी जो श्रृंखला चला रखी है हमने जीएस जीए की, इसको मैं कंटिन्यू रखूं और 40 से 50 लेक्चर्स के अंदर आपको इतना मैं दे दूं कि आपको पेपर देने से पहले कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हमारा अब स्ट्रांग हुआ है जीएस जीए। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पढ़ो और देखो इस क्वेश्चन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। When did electronic voting machine were first used in state assembly elections? वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में कब लाई गई थी? तो यह सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी का ही है, पिछले साल 2018 में हुआ है, तब का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा इसमें से आप ये याद रख लो कि केरला के अंदर 1982 के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसके अंदर ईवीएम का यूज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शंस आगे जाके रद्द कर दिए थे क्योंकि उस वक्त प्रॉपर लॉ नहीं आया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए। प्रॉपरली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस जो कि लोकसभा के, वो हुए 2004 में 543 सीटों के ऊपर। ये वाले इलेक्शन जो हुए थे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुए थे। अगर वैसे पूछा जाए स्टेट वाइज तो सबसे पहले केरला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें से हम कितनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। अभी थोड़ा सा आप सब्र रखो, देखो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। The Election Commission of India is not responsible for the election process of which of the following? भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मैं चाहता इसके लिए भी आपको 10 क्वेश्चंस दे सकता था, लेकिन देखो अब एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा इलेक्शन कमीशन खत्म करवा दूंगा। अभी तक अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आपके बहुत सारे सवाल ऑलरेडी खत्म हो गए होंगे, कुछ चीजें रिपीट ही हो रही हैं यहाँ पे, और जो चीजें आती रहती है मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूं। देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये है आर्टिकल 324 कि एक इलेक्शन कमीशन जो है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वो कब बनाया गया था? 1950 के अंदर। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा, इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है? ये पूरे इलेक्शंस को मॉनिटर करता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, और किन किन के इलेक्शंस करवाता है, किन के नहीं करवाता है वो आप एक बार में समझ लो। जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाएगा। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, इसके इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस, ये यही करवाएगा। ये सारी बातें वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी आया है टॉपिक तो कोई चीज अगर पहले छूट गई होगी तो अब यहां कवर हो जाएगी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। किनके इलेक्शन नहीं कराएगा? तो ये नहीं करवाएगा इलेक्शन पंचायत के और आपके म्युनिसिपैलिटीज के, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपैलिटीज,
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन, जो गांव में और छोटे शहरों में अर्बन एरियाज के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के, तो वो नहीं करवाता इलेक्शन कमीशन, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। तो अभी आपका जवाब हो जाएगा पंचायत इलेक्शन, ठीक है, ये नहीं करवाता निर्वाचन आयोग। और क्या सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन से, अभी एक बार मैं आपको करवा देता हूं जो जो पेपर में आपके क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो वर्क संभालता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये 24वें नंबर के हैं, ये कई बार मैं बता चुका हूं, आपके पेपर में सवाल बिल्कुल बन सकता है, सुशील चंद्रा। और बाकी 2 कौन है, राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे। जिन बच्चों ने मेरे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, पुराने मतलब ये जो सीरीज चल रही है हमारी, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देखो और फिर उसके बाद यहां आओ, नहीं तो आप पहले इसे देख लो उसके बाद वहां चले जाओ। उससे क्या होगा ना, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट आपका चलता रहेगा, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और उतना पढ़ो जो पेपर में आएगा। हमारा टारगेट सिर्फ यहां पे आपको ये करवाना होता है कि पेपर से रेलेवेंट कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ना कि मैं आपको एक एक लाइन बताऊं बुक की खोल के, वो फायदेमंद नहीं होगा। क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जिस टाइप के फैक्ट्स याद करने हैं वो सब लिखवा रहा हूं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये भी मैं शायद आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, सुकुमार सेन, और इससे पहले 23वें थे सुनील अरोड़ा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, पहला सवाल तो ये करता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनका काम करने का टेन्योर क्या होता है, कि मतलब कितना इनका टेन्योर क्या होता है, क्या रिटायरमेंट एज होती है। एक तो होती है 65 ईयर्स और 6 ईयर्स, मतलब कि 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या फिर अगर ये 65 के हो जाते हैं तो अपने आप रिटायर हो जाते हैं, जो भी पहले हो जाएगा उस हिसाब से इनका टेन्योर होता है इलेक्शन कमिश्नर का। अब प्रेसिडेंट तो इन्हें लगाता है, अब इनको रिमूव किस तरीके से किया जाता है, इनका प्रॉपर इंपीचमेंट होता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। दोनों सदनों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होगा, जिससे हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, तब जाके इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इतना आसान काम नहीं है इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सबको हटाना, ठीक है। अब ये मैं रेज कर रहा हूं, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अपने नोट्स खुद बनाओ। अब और क्या चीजें हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, देखो इलेक्शन हम वोटिंग होती है हमारे यहाँ, हम लोग वोट डालने जाते हैं, तो वोट डालने के लिए आप एलिजिबल किस बेसिस पे होते हो, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फिर फ्रेंचाइज। मतलब कि अगर आपकी उम्र 18 साल की है तो आप एलिजिबल हो वोट डालने के लिए, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, आप वोट डाल सकते हो। ये तो हो गया इसका जवाब। दूसरा, ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कौन से आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 326 में आता है। इसके अंदर चेंज कब किया गया था, पहले क्या था ना, 21 साल उम्र थी वोट डालने के लिए, इसे चेंज करके कर दिया गया 18 साल। तो आपसे पेपर में सवाल ये बनता है कि 21 से 18 उम्र कब करी गई, तो ये करी गई किस अमेंडमेंट के अंदर, ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो ये थी 61st अमेंडमेंट एक्ट। और ये आई कब थी, ये आया था 1989 में। ये सवाल बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है कि वोट डालने की सही उम्र 21 से 18 कब करी गई थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या इससे इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, हाँ, एक इलेक्शन कमिश्नर थे TN सेशन, इन्होंने बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए थे ताकि जो इलेक्शन में धांधलेबाजी होती है उसको रोका जा सके। TN सेशन से हमें ये याद रखना है कि 1993 के अंदर वोटर आईडी कार्ड जो होता है आपका, वो यहीं से बनना शुरू हुआ था, वोटर इलेक्ट्रोल कार्ड जो होता है आपका, वोटर आईडी, ठीक है। तो यही सब बातें थी और हमने इसके थ्रू आपके मोटा मोटी वो क्वेश्चंस कवर कर लिए जो इलेक्शन कमीशन से उठ सकते थे।
अब आप तैयार हो कि अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। बताने को इलेक्शन कमीशन को बहुत लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन अभी हम वनडे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल नहीं आते। तो ये वो फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ वो चीज करनी है जो पेपर में आएगी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं और सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो फिर लेक्चर को लाइक करके शेयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने ग्रुप्स में सेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है एज अ टीचर कि मैं आपको और अच्छे से चीज़ें करवाऊं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, आप भी थोड़ा सा सहयोग करो। हु कैन रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? अभी ही बताया था मैंने पूरा इसके बारे में। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी 66.66% वोट्स होंगे, उसके बाद ही हट सकते हैं। पहले तो इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है 50 मेंबर्स का इनिशिएशन होगा, फिर आगे, लेकिन अभी उतना जाने की जरूरत नहीं। आप इतना समझ लो कि पार्लियामेंट से हटेगा ये। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चन है एक बार में खत्म कर लेते हैं। देखो, प्लानिंग कमीशन की स्थापना, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब करी गई थी? तो ये है 1950 के अंदर। प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि वो हमारे देश के लिए इकोनॉमिक और जितना भी प्लान्स होते हैं वो फॉर्मुलेट करेगी 5 ईयर प्लान्स की फॉर्म में। 5 ईयर प्लान के फॉर्म में इसे करा जाएगा। तो ये प्लानिंग कमीशन का काम था। अब प्लानिंग कमीशन बनेगी, ये आइडिया, ये जो प्रॉपर एक आइडिया है, ये किसने दिया था? तो एक प्लानिंग बोर्ड बना था। प्लानिंग बोर्ड कब बना था? प्लानिंग बोर्ड बना था आपका 1946 में, और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन बना, और प्लानिंग कमीशन कोई भी ये तो एक तो ये बात ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हो या एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हो आप। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मतलब ये है कि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तभी इसके अंदर आराम से चेंज करके क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। काम उसका अब भी वही है, तो वो है नीति आयोग नाम कर दिया गया, नीति आयोग। डेट इसके लिए आपको ध्यान रखनी है 1 जनवरी 2015। ये सवाल भी पेपर में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 जनवरी 2016, 2 फरवरी 2015। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू हुआ। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये पूछा जाता है पेपर में सवाल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसे कहा जाता है थिंक टैंक। थिंक टैंक, क्योंकि सारी पॉलिसीज यहां फॉर्मुलेट होती हैं 5 ईयर प्लान्स की फॉर्म में। नीति आयोग मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन हुआ करते थे? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। अभी है नरेंद्र मोदी, तो ये इनके चेयरमैन हैं। और एक्स चेयरमैन, सॉरी वाइस चेयरमैन कौन है इनके? तो वाइस चेयरमैन आपको ध्यान रखना है, ये नाम भी लिख लो, राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है। और ये हो गए वाइस चेयरमैन। एक सीईओ भी इनका पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, तो वो भी ध्यान रख लो, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। आई होप इतने फैक्ट्स आपके लिए काफी होंगे अभी, क्योंकि हमने सिलेबस भी आगे बढ़ाना है और भी चीजें हैं। जो एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस थे आपके, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और प्रॉपर 5 ईयर प्लान्स को मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो टेंशन मत लो, कोर्स हमारा चल रहा है पूरा। जो भी मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो चीज छूट के नहीं जाएगी। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बताना मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में। एक तो बताया करो, अपनी बात शेयर किया करो, और हमारा रेडियन लर्निंग नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। अगर कोई चीज पूछनी है, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो आप वहां जाके कर सकते हो। अभी मैं शायद मंडे या ट्यूसडे को
अभी मैं एफकेट का भी जैसे नोटिफिकेशन निकला है, एफकेट किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्लियर करना है, तो एफकेट वाले बच्चों के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा और उनके लिए भी ये लेक्चर्स बड़े फायदेमंद है, जीएस जीए का कोर्स, क्योंकि सिलेबस सेम है, सारी चीजें मैं वही करवा रहा हूँ। तो उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं अपने रेलवे वाले बच्चों पे। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम शुरू हो गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं स्किप तो नहीं कर दिया, नहीं करवा दिया ना मैंने आपको, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये कहाँ नहीं है? तो पंचायती राज सिस्टम दिल्ली में नहीं है, पूरा अर्बन है। तो अभी पहले इस बात को समझ लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम और ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट से क्या क्या सवाल आपके पेपर में बनते हैं। पहली चीज, शुरू से बता रहा हूं सारी बातें, इसी तरीके से इसी ढंग में लिखना कॉपी में, ताकि आपको ध्यान रहे, एक एक पॉइंट आपका कोई छूट के नहीं जाएगा। कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट, कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा शेड्यूल, सारी चीजें मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू कवर करूंगा। तो ध्यान देना और ध्यान से लिखना। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत से इन सबसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, आपको एक बार बता रहा हूं, आर्टिकल 40 जो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, पार्ट 4 के अंदर, और ये आर्टिकल 40 में लिखा है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत कि हमारी स्टेट्स को, हमारी गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, खाली सेंटर स्टेट में नहीं, आगे भी डिसेंट्रलाइजेशन हो, कि रूरल एरियाज में, छोटे अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडीज बने। तो ये था आर्टिकल 40 के अंदर की ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि कब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है इससे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो पहली चीज तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। अब इसका ईयर आपको ध्यान रखना है, ईयर था इसका 1992। आगे बात समझ में, ये दो चीजें पहले ध्यान रखो। उसके बाद में इसके अंदर इंट्रोड्यूस क्या किया गया था, इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत के बारे में सारी चीजें कि किस तरीके से बनेगी, क्या होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर है कि रूरल एरियाज के अंदर कैसे गवर्नमेंट बनेगी, जो गांव के एरियाज हैं उनको कैसे क्या बनेगा। ये था विलेज पंचायत, पंचायती राज सिस्टम आप इसे बोल सकते हो। पंचायती राज सिस्टम ये आपका कब आया था, 1992 की 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। दूसरी बात, कौन से पार्ट में जुड़ा था, तो ये था पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट मैंने आपको लिखवा दिया। इसके बाद और क्या आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है, आर्टिकल है 243, ठीक है, 243। और अगर थोड़ा और ब्रीफ में देखें तो 243A से लेके 243O तक। तो पेपर में आपसे 243 ही वो पूछेगा, तो ये आप बता देना। अच्छा, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया गया इसके लिए। तो हमारे यहाँ कितनी अनुसूचियां हैं, 12। अगर आपको एक एक शेड्यूल को डिटेल में देखना है तो मैंने बहुत ही कम टाइम में, अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलरेडी इस चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियोस में जाके देखना। और ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ना, आज इसकी 7वीं क्लास है, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ऊपर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करोगे, नीचे रेडियन लर्निंग आएगा, उसको आप क्लिक करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओगे, फुल कंप्लीट कोर्स ऑफ जीएस जीए कोर्स आपको इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको वहां ये वीडियो मिल जाएंगी, सारी लाइन में लगी हुई हैं, कुछ भी हौच पौच नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कंटेंट एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा। अब मैं बात करता हूं शेड्यूल्स की। तो एक जो हमारा लेक्चर बच रहा है पॉलिटी का, उसमें मैं शेड्यूल्स और आर्टिकल्स ही डिस्कस करूंगा। चाहो तो वहां कर लेना, अभी पढ़ना है तो जाके मेरी वो शेड्यूल्स वाली वीडियोस देख सकते हो। सिर्फ एक क्लास बची है, इसके बाद फिर हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। 11 शेड्यूल के अंदर ये डाला गया था पंचायती राज सिस्टम को। तो ये सारी बातें थी जो आपको पंचायती राज सिस्टम से याद रखनी है। लाइन में देखो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके अंदर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। कौन से पार्ट में डाला, पार्ट 9 में। और आर्टिकल था इसका 243A से 243O। और कौन से शेड्यूल इसके लिए स्पेशली बना, तो वो बना 11th शेड्यूल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड, अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, लिखते रहना साथ साथ कॉपी में। हमारे यहां पे 3 टायर
पंचायती राज सिस्टम है, 3 लेवल्स पे है। अब देखो वो लेवल्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल है, ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होंगे कि एक तो सबसे जो गांव का लेवल है वो है विलेज पंचायत, है ना, विलेज पंचायत। फिर आता है ब्लॉक लेवल पे, उसे कहते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। इसके अंदर क्या होता है कि पंचायत में पार्ट लेने के लिए, इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए, आप खुद सरपंच के लिए जा रहे हो, प्रधान के लिए जा रहे हो, तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। तो इसकी कम है बाकियों से। लोकसभा की 25 है, लेजिस्लेटिव असेंबली की 25 है। पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद, जिला परिषद। ये हो गया आपका विलेज लेवल, ये ब्लॉक लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 टायर स्ट्रक्चर किसने सजेस्ट किया था, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? तो पेपर में ये सवाल बहुत बार बनता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन कौन से ईयर में दी थी? तो ये दी थी आपकी 1957 के अंदर। उसके बाद में ये तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको इसके थ्रू मिला 1992 की एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट में। लेकिन इससे पहले पंचायती राज सिस्टम, विलेज पंचायत कहां पे बनाई गई थी? ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देख लो, आपको जो बच्चे पुराने हैं तैयारी में, वो समझ पा रहे होंगे कि एक जगह पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालना, ढूंढना और निकाल के आपके लिए सामने एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में लाने में कितना एफर्ट लगता है। तो आप इस चीज की वो लो कि भैया इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अब आ जाते हैं पे कि मैं आपको क्या बता रहा था कि सबसे पहली विलेज पंचायत, सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम, तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर पहली बार ये शुरू किया गया था। ईयर कौन सा था? 1959। दिन कौन सा था? गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वाले दिन 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत करवाई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो जितने भी क्वेश्चन पंचायती राज से बन सकते थे वो मैंने सारे आपको एक छत के नीचे करवा दिए। एक बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे भी नजर मार लेते हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है नीचे के लेवल पे, तो वो देख लेते हैं। इसके लिए आई थी 73rd एक्ट पंचायती राज के लिए। म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट। सेम ईयर है, वो भी ध्यान रखना, 1992। इसी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। इसको किस पार्ट में डाला गया था? तो वो पार्ट 9 था। इसके अंदर लगा दो पार्ट 9A। आर्टिकल भी 243 O तक वो था, ये P to 243 ZG। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 243 आप याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये था सारा खेल। आपको मैंने बता दिया म्युनिसिपैलिटीज का भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का भी। जो नगर पंचायत होती है, इसमें भी देखा जाए तो अगर ध्यान से देखो तो 3 लेवल आपको मिल जाएंगे म्युनिसिपैलिटीज के। नगर पंचायत कहाँ बनाई जाती है? जो एरिया डेवलपिंग फेज में है, जो रूरल से निकल करके अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो कि स्मॉल अर्बन एरियाज है वहां पे होती है म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये भी सवाल पेपर में बन जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। और फिर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है लार्ज अर्बन एरियाज के लिए। तो बड़े अर्बन एरियाज के लिए, बड़े शहरी एरियाज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, छोटों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल है, और सबसे छोटे रूरल टू अर्बन में जो जा रहे हैं वो है नगर पंचायत। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैंने आपको बता दिया पहला पंचायती राज, पहला विलेज पंचायत और ये सब कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास के अंदर, और ये अंग्रेजों ने करवाई थी। मद्रास, चेन्नई कह सकते हो, प्रेजेंट चेन्नई। और ये ईयर था 1668 या 1688 था, हाँ जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मद्रास के अंदर चेन्नई में, ये आपको याद रखना है ना, मद्रास चेन्नई। यहाँ पे सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले टॉपिक से, जो फैक्चुअल सवाल होते हैं,
डिटेल में आप जितना भी चले जाओ, ये है रिवीजन कोर्स, और इस रिवीजन कोर्स को हमने इस तरीके से पढ़ना है कि हम सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ें, ना कि हम एक एक चीज निकाल के पढ़ें। सही डायरेक्शन में सही प्लानिंग के साथ पढ़ना भी जरूरी होता है, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल सकते हो। ग्रुप डी का पेपर आपका जब भी होगा तो आपको उसके लिए बने रहना है, टेंशन मत लो, साथ साथ पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ दोगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये जीएस जीए का कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बार बार देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, उसको शुरू से देखते आ रहे हो आप उस कोर्स को, पहला लेक्चर देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, आपको खुद अब तक आते आते पॉलिटी में विश्वास आया होगा कि नहीं यार हमें अच्छे से समझ में आया है और अब हम कुछ कर सकते हैं पेपर में। तो जो बच्चे रेस में पीछे रह गए थे उनके पास भी मौका है आगे आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ये शायद मैंने अभी तो बताया मैंने आपको, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, मद्रास नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें था नहीं कुछ बताने लायक, मैंने पिछले क्वेश्चन में सब डिस्कस कर लिया था। इफ द पंचायत इज पोस्टपोन्ड देन इलेक्शन विल टेक प्लेस। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव का कितने टाइम बाद होगा? तो ये 6 महीने का टाइम। देखो, 2 पार्लियामेंट सेशन के बीच में भी 6 महीने का टाइम होता है, और हर चीज के बीच में आप देखोगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में 6 मंथ, तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है विद इन 6 मंथ्स। तो ये हो गया आपका, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल, इसमें कुछ है नहीं खास बताने वाला। नेक्स्ट पे आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी अनुसूचियों से है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, सिर्फ एक बच रहा है जिसमें मैं क्या क्या कवर करूँगा। देखो, आर्टिकल्स बता दूंगा और वही आर्टिकल्स बताऊंगा जो याद रखने हैं। सारे आर्टिकल्स इतने सारे टीचर सब कुछ बता देते हैं, नहीं, जो हमारे पेपर में बार बार ट्रेंड में पूछे जाते हैं सिर्फ वही निकाल के लाऊंगा। शेड्यूल्स तो आपको 12 ही देखने पड़ेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कौन से पार्ट याद रखने हैं, कौन सी अमेंडमेंट याद रखनी है, वो एक ही क्लास में मैं कवर कर दूंगा कम से कम टाइम में। बस फटाफट लिखते जाना उनको, साथ के साथ रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, ये खत्म होती मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कर दूंगा, वो भी मैं जल्दी आपकी कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर ज्योग्राफी के अंदर से देखो, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, वनडे एग्जाम हो गए। फिजिकल ज्योग्राफी से आजकल खूब क्वेश्चन आने लगे हैं। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ड्रेनेज सिस्टम से, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फिर सबसे मेन टॉपिक जिसको मैं इन एग्जाम्स के लिए मानता हूँ, आप भी अब तक समझ गए होंगे, वो है स्टैटिक जीके। वहां से बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, और अगर आप मेरे लेक्चर ले रहे हैं आपको भी दिख रहा होगा कि जो भी स्टैटिक की नॉलेज मैं यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड बता सकता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? वो कह रहा है हमारे देश की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहली चीज, मतलब उसने पूछा किस शेड्यूल के अंदर है। तो इससे बनने वाले जितने भी आर्टिकल है, जितने भी शेड्यूल हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, ठीक है, वो सब मैं आपको दोबारा से एक ही जगह पे लिखवा रहा हूँ, उसी तरीके से साथ साथ लिख लेना। हाँ जी, तो अब ये बोल रहा है, देखो जो 8th शेड्यूल है, 8वां जो शेड्यूल है वो डील करता है लैंग्वेजेस से, पहली बात, ठीक है। इसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं? इसके अंदर है 22 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है इसके अंदर। ये बात आप रखोगे ध्यान, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि 8th शेड्यूल, एक क्वेश्चन, कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। इनिशियली जब संविधान बनके तैयार हुआ था तब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? तो तब थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंदर 8 ऐड हुई हैं। किस सीक्वेंस में ऐड हुई है अभी उस पे आता हूं, पहले ये समझ लो कि ये जो है इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। तो ये आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी को, देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया। डिटेल में ये 8th शेड्यूल में कवर करी गई हैं। जो चीजें आर्टिकल्स में कवर नहीं हो पाती हैं उसी के लिए अलग से लिस्ट बनती है, और वो सारी लिस्ट जो है वो शेड्यूल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें रहेगी वो शेड्यूल्स में डिस्कस हो जाती हैं। इसलिए 8th शेड्यूल प्रॉपरली इसके लिए बनाया गया। 22 लैंग्वेजेस हैं फिलहाल, शुरुआत में 14 थी। अब इसमें मेन क्वेश्चन बार बार ये पूछता है, जब नई कोई लैंग्वेज ऐड हुई थी, एक लैंग्वेज 15th लैंग्वेज इसमें ऐड हुई थी, और वो थी कौन सी? वो थी सिंधी लैंग्वेज। सिंधी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बच्चे देखते हैं इंग्लिश तो होगी होगी, नहीं, इंग्लिश ही नहीं है। तो इंग्लिश नहीं है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। 15th लैंग्वेज सिंधी। ईयर आपको ध्यान रखना है इसका 1967। ये हुआ था कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? ये हुआ था आपका 21st अमेंडमेंट एक्ट।
21वां संशोधन बिल आया था और उसके अंदर 15th लैंग्वेज सिंधी ऐड कर दी गई थी 1967 के अंदर। ठीक है, आगे की बताता हूँ। देखो आर्टिकल तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिया ना। हाँ, अब आ जाते हैं 15th हो गई, उसके बाद में इसके बाद आई 21st हो गई, फिर आई 71st अमेंडमेंट एक्ट। 71st ये आई थी 1992 में, 1992। 71st, 73rd, 74, 72nd ये सब 92 की बात है। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 3 लैंग्वेजेस, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, कोंकणी। ये 3 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। ये 3 और ऐड हो गई। अब कौन सी हुई उसके बाद? बोडो। वो नहीं पूछेगा जो 14 की में थी, वो जरूर पूछेगा जो बाद में ऐड हुई। बोडो, डोगरी, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एग्जामिनर ये पूछ लेगा कौन सी ऐड नहीं हुई थी बाद में, या फिर इस अमेंडमेंट में हुई थी दूसरी में नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है, आपको हर जगह स्ट्रॉन्ग रहना है। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, संथाली एंड मैथिली। अब इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा है? पहली बात तो इसका ईयर है 2003, अमेंडमेंट है 92nd। ये थोड़ा बहुत डाटा आपको याद तो रखना पड़ेगा, पॉलिटी से यही चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। कौन सा संशोधन था, किस आर्टिकल में डली, कौन से पार्ट में गई, और जो जो पूछा जाता है सिर्फ वो लिखवाया है। नहीं तो बुक्स में तो इतनी चीज़ें लिखी हैं जो आपके एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ, कोई भी टीचर इसलिए आपको ये चीज़ बोल सकता है क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है, वो बार बार नहीं पूछी जाती है। अभी ये रिविजन कोर्स है, हमारे पास टाइम कम है, हमें वो चीज़ों को टारगेट करना है जो कि पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी जीएस जीए का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी। लेकिन आप उतना तो करके जाओ कि जो बार बार पूछा जा रहा है तो उससे आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हो। कोई भी टीचर अगर ये आपको बोल के पढ़ा रहा है कि नहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। पहली बात, आप नंबर कहां से सबसे पहले आपको पक्के करने हैं? आपको मैंने ग्रुप डी का एग्जाम कैसे निकाले, चाहे आप उसे एनटीपीसी में उठा लीजिए, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उसके अंदर क्या मेन चीज रोल प्ले करती है, उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके जरूर देखो। नीचे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। Which article in the Constitution of India gives हिंदी the status of the official language of the union? तो ये मैंने आपको बता दिया 343, और इसके लिए जो पार्ट है ना, जो पार्ट है इसके लिए वो है 17th। इसको ऐसे लिखेंगे रोमन में, पार्ट 17। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड कर लेना उसी के अंदर कि पार्ट 17 इससे डील करता है। जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल का टर्म क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अटॉर्नी जनरल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको अभी इसी के अंडर कवर करवा दूंगा। देखो, अटॉर्नी जनरल का पहले आप समझ लो, ये आता है आर्टिकल 76 में। ये सारी बातें मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में करा दी हैं, लेकिन वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोच रहा हूं आपको एक साथ लिखवा दूं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। ये इसका काम क्या होता है, पहली चीज ये समझ लो, ये एक तो लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, सिंपल सी बात ये है। और इसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर कह लीजिए। इसके पास राइट होता है, एक तो इंडिया को एज अ गवर्नमेंट कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लीगल एडवाइस दे सकता है, किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट बन सकता है, जाके उसमें बैठ सकता है, डिसीजन नहीं सुना सकता, लेकिन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का भी मुद्दा चल रहा हो वो जाके बैठ सकता है। इसे बोलते हैं राइट ऑफ ऑडियंस। और राइट ऑफ ऑडियंस किसके पास होता है? अटॉर्नी जनरल के पास। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ये आराम से जाके बैठ सकता है, लेकिन वहां पे भी ये सिर्फ राय दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा राइट टू वोट इसके पास नहीं है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि नहीं होता। इसको नॉमिनेट किया जाता है, इसे प्रॉपरली अपॉइंट किया जाता है, कह सकते हो आप। तो अपॉइंट इसको कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किस आर्टिकल के अंदर करता है वो मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 76 के अंदर।
ये हो गई बात अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल को हटाने का तरीका भी वही है, तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा अटॉर्नी जनरल रहता है। इसका वैसे कोई देखा जाए तो फिक्स अनसर्टेन है टाइम पीरियड, कुछ प्रॉपर सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है इसका कि कब तक रहेगा, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड है अभी 3 साल होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की भी रिटायरमेंट एज 65 आप समझ लीजिए। ये सारी बातें थी अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। इसको गाइड करने के लिए नीचे सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं और स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होते हैं, जो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। मैं आपको लास्ट क्लास में जो हमारा स्टेट वाला पार्ट चल रहा था मैं बता चुका हूँ। और क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड, ये तो मैंने इसको आपके काम बता दिए। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अभी 15th अटॉर्नी जनरल चल रहे हैं, इनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, इसे लिख लो VENUGOPAL। और जो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो उनका नाम था MC स्टेल। मैं से आपको साफ उस पर लिखवा देता हूं, MC फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, वो लिख लिया था ना आपने, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MC सेटलवर्ड, कुछ ऐसे करके इनका नाम था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पहले अटॉर्नी जनरल ये थे। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर आप अनसर्टेन लगाना। तो ये था आपका सारा आज का लेक्चर। अब सिर्फ कुछ है नहीं, अब खत्म है आपकी क्लास। अब सिर्फ एक लेक्चर और रह गया, उसके बाद आपकी पॉलिटी इतनी तैयार हो गई है कि हाँ अब आप इसी को बार बार रिवाइज करो, चीज़ें देखते रहो, टाइम मिलता है और पढ़ना है और पढ़ लो। ये एक प्रॉपर रिवीजन कोर्स है, डिटेल में मैं चीज़ें कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अभी के अभी इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स को आप मिस ना कर दो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है ये आपका GS/GA का कोर्स, जो क्रिस्प फॉर्म में मैं दे रहा हूँ। डिटेल्ड भी आगे मैं आपको दूंगा, लेकिन एग्जाम्स अभी सर पे हैं, हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करो। थैंक यू।